हेलो एवरीवन। तो अब सारा सच जानने के बाद शूचिन सीधे जाती है अपने पेरेंट्स के पास, अपनी मम्मी से पूछती है कि आपने ही उसको यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में फेल कराया, उसे मिलिट्री से भी निकलवा दिया, आप आखिर उसके साथ क्या कर रही थी। डैड को इस बारे में कुछ पता नहीं था, ये सब मम्मी के ही करतूत थे। उसकी मम्मी आगे से उसे कहने लगती है तो सॉन्ग अब तुम्हें हमारे खिलाफ नफरत दिलाने के लिए ये सारा कुछ बता चुका है। लेकिन शू का कहना था कि मैं उसके साथ रह रही थी लेकिन मुझे आपसे कभी नफरत नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप इस कैरेक्टर की मालिक होंगी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने साल मैंने आपके साथ कैसे बिताए। उसकी मम्मी बोलने लगती है कि तुम्हें हमने छत दी, तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं था, खाना दिया, आज तुम हमें ये सिला दोगी। लेकिन उसका कहना था कि आपने मुझे बेटी बनाकर नहीं पाला, एक पपेट डॉल चाहिए थी या फिर पिंजरे में कैद एक जानवर। मैंने हर चीज़ मानी, सिर्फ अपने प्यार के साथ जीना चाहती हूँ तो मैं डिसोबीडियंट कैसे हो गई। अब मम्मी भी इमोशनल हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है पुलिस में मेरी रिपोर्ट कराओ, मुझे जेल में डाल दो। अब शू कहती है जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं आपको बलाओ नहीं करूंगी कि आप इससे आगे सॉन्ग को कोई भी हर्ट करे। और वो इतनी ज़्यादा हर्ट थी कि गुस्से में जाते हुए अपनी फैमिली फ़ोटो उतार कर नीचे फेंक के तोड़ देती है। डैड को भी आज बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और उधर चंद ने भी सारा कुछ सुन लिया था। वो दोनों तो शूचन से नजरें भी नहीं मिला सकते थे। अब चंद भी ऊपर से आ जाता है और अपनी मम्मी से कहता है कि इतने सालों आपको इतनी रिस्पेक्ट दी, आपकी हर बात मानी, पता नहीं था कि आप इस तरह की इंसान होंगी। अब वो वहाँ से जाने लगता है, उसकी मम्मी रोकती है तो वो कहता है कि अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। इतने सालों मैंने गुजारे सिर्फ एक जेल में कैद होकर, एक शेल में बंद था, पर अब मुझे आज़ादी चाहिए। अब डैड के सामने मम्मी कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के लिए किया, मैं उनसे प्यार करती और उनका अच्छा फ्यूचर चाहती थी। वो बोलती हैं कि जिस लड़के की माँ थोड़े से पैसों की खातिर अपने हस्बैंड को छोड़कर भाग गई हो और जिसका हस्बैंड जिसने आपको फ्रेम किया हो हमारी कंपनी को, उसके साथ मैं अपनी बेटी की कैसे शादी कर सकती थी। वो अभी तक अकड़ी हुई थी, अपनी गलती नहीं मानती। जबकि डैड अपनी फैमिली फोटो को उठाते हैं और बहुत दुखी नजर आते हैं। जबकि शू घर के बाहर ही बैठी हुई सॉन्ग का वेट कर रही थी। वो दौड़ता हुआ आता है तो वो उसे हक कर लेती है, उससे माफ़ी मांगती है और कहती है मैं तुमसे सुलह करना चाहती हूँ। उसे रियलाइज़ हो गया था कि हर जगह गलती सिर्फ और सिर्फ उसकी थी या फिर उसकी फैमिली की। सॉन्ग हमेशा से करेक्ट था। उधर चंद घर से सीधा जाता है श्याओ के बार पर, बहुत अरसे बाद वहाँ पर आया था। येजी की फ्रेंड उसे वहाँ पर देख लेती है और उसे सर्व करने के बाद सीधा उसको कांटेक्ट करती है और बताती है कि आज यहाँ पर तुम्हारा क्रश पहुँचा हुआ है। अब येजी फौरन से तैयार होकर वहाँ पहुँचती है। वो उस वक्त ड्रंक था, उसे एकदम से लगता है जैसे शूचिन हो, लेकिन फिर पहचान जाता है कि ये येजी है। वो उससे कहने लगती है मैंने तुम्हें बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चंद ड्रंक तो था पर होश में था। वो उससे कहता है पता है मैं बटरफ्लाइज को पहचानने में एक्सपर्ट हूँ, मौत और बटरफ्लाई एक जैसे दिखते हैं लेकिन मैं एक नज़र में जान जाता हूँ कि कौन बटरफ्लाई है। एक्चुअली उसका इशारा ये था कि तुम शूचिन की तरह कभी भी नहीं हो। वो उसे बोलती थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन वो आगे से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पर कितना स्टूडेंट लोन है, तुम्हारे कितने खर्चे हैं और तुम एक गोल्ड डिगर हो। ये सुनते ही एकदम येजी शॉक्ड रह जाती है, पूछती है कि क्या सारा टाइम तुम्हें पता था फिर भी तुम मेरे साथ खेलते रहे। अब चन उसे कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। पहले तो येजी बाहर आती है, थोड़ा सा रोती है, फिर अंदर जाती है। वो ड्रंक पड़ा था, बेहोश था, उसे उठाती है और उसके घर तक ले जाती है। अब वो अजीब से हुलिये में उसके साथ ही बैठी हुई थी। उधर मम्मी को चंद की फिक्र हो रही थी, वो उसको कॉल करती है, लेकिन आगे से येजी रोते हुए फ़ोन उठाती है और नाटक करने लगती है कि जैसे उस पर बहुत जुल्म हो गया था। और उनकी कॉल काटने के बाद वो अपने फ़ोन से फ़ौरन से पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मुझे रेस्क्यू करें। इतने में पीछे से चंद जाग जाता है और उससे कहता है कि मैं ड्रंक था, मैं मरा हुआ नहीं था, मुझे सब पता है। और फिर नेक्स्ट ही सीन में हमें दिखाते हैं कि चंद पुलिस स्टेशन में पकड़ा हुआ है। यहाँ पर उसके मम्मी डैडी भी लॉयर के साथ पहुँच जाते, लेकिन उनका कहना था कि कोई फ़ायदा नहीं, ये लड़का सस्पेक्ट नहीं है, इसने सब कुछ खुद एडमिट किया है। उधर सॉन्ग भी सीधा जाता है शू के पास और उसे बताता है कि तुम्हारे भाई के साथ इमरजेंसी हो गई है। इतने में श्याओ ने भी उसे कॉल करके सब कुछ बता दिया था। अब शू को बहुत गिल्टी फील होता है, उसे लगा था कि उसने कल इतनी जज्बाती बातें कर दी थी जिसकी वजह से उसका भाई ड्रंक हुआ और उसके साथ ये इंसिडेंट हो गया। अब वो पुलिस स्टेशन जाती है तो पता चलता है कि चंद ने मम्मी डैडी से मिलने से इनकार कर दिया है। मम्मी डैडी और शू को पूरा भरोसा था कि चंद ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता, वो बस डिप्रेशन में है इसलिए खामोश है। उधर सॉन्ग को श्याओ के थ्रू पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सारी उस लड़की ने वहाँ के एम्प्लॉयज के साथ मिलकर खत्म करा दी थी और अब उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं बचा जिसमें वो चंद को इनोसेंट प्रूफ कर सके।
लेकिन एविडेंस तो था, और वो था हमारी मियाओ के पास। मियाओ को शक हो गया था यजी पे। उसने उसका पीछा किया था जब वो हॉस्टल से निकली थी, और जब वो खुद को खुद ही घाव दिए जा रही थी तो उसने उसकी वीडियो भी बना ली थी। यजी ने यही न्यूज़ सोशल मीडिया पर भी फैला दी थी ताकि मैंग फैमिली पर ज्यादा प्रेशर पड़ सके। उधर सॉन्ग को पता था कि यजी तो मियाओ की फ्रेंड है। वो सीधा उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और उनके साथ कुछ बुरा होगा तो होने दो। उन्होंने हम पे कितना जुल्म किया है और आप पे भी। वो सॉन्ग को वो एक एक जुल्म याद दिलाती है जो कि मैंग फैमिली ने उनके साथ किया था, और उससे कहती है कि उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी और तुम उनको बचाने चले हो। मैं ये नहीं भूल सकती और मैं उनकी हेल्प कभी नहीं करूंगी। सॉन्ग उसे जितना भी समझाने की कोशिश करता था, वो कहती थी कि ये उनके कर्मों का फल है जो कि उनको भुगतना पड़ेगा। सॉन्ग उसे समझाता है कि चाहे जो भी हुआ हो, मेरा फ्यूचर अब ब्राइट है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, और अगर तुम आज कुछ जानती हो फिर भी तुम आवाज़ नहीं उठाओगी तो कल को तुम्हारे अंदर से पछतावा तुम्हें जीने नहीं देगा। वेल, अब सॉन्ग को पता चल गया था कि उसकी सिस्टर मूडी है, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ ज़रूर है। अब यही खबर चियाओ तक भी पहुँच जाती और वो जाकर सीधा बताता है आंटी को और अंकल को। अब मम्मी पूछती हैं कि जिस लड़की के पास एविडेंस है उससे पूछो उसे कितने पैसे चाहिए, हम उसे सोने में तोल देंगे। लेकिन आगे से जवाब मिलता है उसे कोई पैसा नहीं चाहिए। एक्चुअली मियाओ ने उनको अपने घर पर बुलाना था ताकि उनको उनकी औकात याद दिला सके। अब इतने अमीर लोग उनके छोटे से घर पर भिखारी बनकर आए हुए थे। मम्मी तो अभी तक अकड़ी हुई थी। पहले पूछती हैं कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। डैड समझाते हैं कि आराम से बात करो, फिर भी वो गुस्से में आ जाती हैं। कहती है रिवेंज चाहिए, मुझसे लो, मेरा बेटा इनोसेंट है, उसने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ पर मियाओ उनसे कहती है कि मुझे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही बदला चाहिए, और वो ये था कि जब आप मेरे भाई सॉन्ग को यूनिवर्सिटी से बाहर निकलवा रहे थे तो उस टाइम पर मेरे डैड ने आपके सामने नील डाउन होकर रिक्वेस्ट की थी कि उसका फ्यूचर बर्बाद ना करे। मेरी शर्त है आप मेरे सामने नील डाउन हो। और फिर फाइनली वो सीन आता है जिसे देखकर दिल में ठंड पड़ जाती है। इतनी बड़ी ईगो वाली मिस फू अब झुकी हुई थी एक छोटी सी लड़की मियाओ के सामने, और उससे भीख मांग रही थी कि मेरे बच्चे को रेपिस्ट साबित होने से बचा लो। आगे से मियाओ कहती है ठीक है, मैं आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि शूचिन मेरी भाभी है। आज मम्मी को पहली दफा पता चला था कि कुछ चीजें हैं जो कि पैसे और पावर से खरीदी नहीं जा सकती। आज उन्होंने खुद अपनी ईगो के बदले कुछ खरीदा था, और वो थी उनके बेटे की रिहाई। अब मम्मी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, वो हार चुकी थी, और अपने बच्चों के सामने कहती है कि मुझे पता है मैं सब पे बोझ हूँ, अगर आप लोग मेरे से टाइज तोड़ना चाहते हो तो बेशक तोड़ दो। अब जैसे पहले चैन को बेइज्जत किया गया था, वैसे ही डिसग्रेस करके यजी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जो कुछ आज हो चुका था, शू बहुत रोती है और जाकर सॉन्ग को हक कर लेती है। वो उसे समझाता है कि ये सब लाइफ का हिस्सा है और अब तुम्हारा भाई सेफ है। अब शू तो चीयर अप होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, और उसके बाद हमें चैन को दिखाते हैं जिसने रिक्वेस्ट की थी कि वो एक दफा यजी से मिलना चाहता है। वो उसे जैसे ही देखती है तो उसे कहने लगती है कि तुम इस फिल्दी मौत के पास क्यों आए हो, तुम तो बटरफ्लाइज को डिजर्व करते थे ना। और साथ ही साथ उसे शिकवा करने लगती है कि हमेशा तुम मुझे ही डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुलाते थे, बार में मुझसे इतने अच्छे से बात करते थे, मुझे कॉन्सर्ट पर ले गए, मुझे खाने पर ले गए, मुझे ट्रीट दिलाते थे, मुझे सपने दिखाए, मुझे यूज़ किया और उसके बाद मुझे फेंक दिया। और अगर मैं बदले में तुम जैसे अमीर इंसान की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी तो मैंने क्या गलत किया। मैंने जो किया पैसे के लिए किया, और तुमने जो किया मेरे साथ सिर्फ टाइम पास किया। और फिर हमें दिखाते हैं कि हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने उस वक्त रिश्वत ली थी सॉन्ग को एडमिशन ना देने के लिए, वो भी अब अरेस्ट हो चुके हैं। एक्चुअली ये सारा कुछ शू के डैड करा रहे थे, जबकि मम्मी को दिखाते हैं वो सीरियसली बीमार थी और उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे, और उस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। शू उनको चोरी चोरी देखती है, और डैड ने भी ये बात नोटिस की थी कि आज भी वो अपनी मम्मी से प्यार करती है। अब डैड मम्मी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताई है और मैं देख सकता हूँ कि तुम शर्मिंदा हो और रिपेंट कर रही हो, इसलिए सब छोड़ो और अब हम अपने बच्चों की खातिर जो उनकी खुशियां हैं उनमें उनका साथ देते हैं, उन्हें उनकी मर्जी की ज़िंदगी जीने दें। उधर चैन शूचिन से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि आज मुझे समझ आई है कि तुम इतने सालों से उस सॉन्ग से ओवरकम क्यों नहीं कर पाई। एक्चुअली वो है इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मालिक कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता, और तुम उसे अच्छे से जानती थी। यहाँ पर शू उससे कहती है कि मेरी विश है कि तुम भी अब अपने लिए जीना सीखो। उधर यजी अपनी सज़ा काटने के बाद हॉस्टल में वापस आती है, अपना सामान पैक करती है और वहाँ से जाने वाली थी कि वो मियाओ से सॉरी करती है और उससे कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो और हमेशा रहोगी। मुझसे गलतियाँ हो गई जो मैंने एक्चुअली मजबूरी में की थी, लेकिन अब मुझे पछतावा है और मैं हर सज़ा के लिए भी तैयार हूँ। और शूचिन को एक दफ़ा खाने पर उसके डैड ने बुलाया हुआ था। वो उससे मिलते हैं और दिल की बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं
जो काम तुम्हारी मम्मी को करने चाहिए वो तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं करने को तैयार हूँ। और इसके साथ साथ शूजिन कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, मम्मी को पछतावा है, इसी वजह से वो किसी से नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रही। एक्चुअली शूजिन को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि किस तरह से मेरे पेरेंट्स शूजिन के आंटी अंकल के सामने बैठेंगे, उनका सर झुका हुआ होगा। डैड कहते हैं कि चाहे तुम जो भी फैसला करो, ये याद रखना कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। और उसके बाद डैड वहाँ से चले जाते हैं और शू उनको सी ऑफ करती है। अब नेक्स्ट डे सॉन्ग और शू दोनों अपने कमरे की विंडो से बारिश का नज़ारा ले रहे थे। यहाँ पर उन्हें वो टाइम याद आने लगता है जब स्कूल के समय में वो लोग इसी तरह से इकट्ठे बैठकर स्नोफॉल एंजॉय किया करते थे। उधर हमें जियांग यू को दिखाते हैं, वो आज ऑफिसर ली को गिफ्ट में एक छोटा सा प्लांट देकर जाता है। ली तो बस हैरान थी कि कैसा प्लांट है कि जिस पर कोई भी फूल नहीं लगा हुआ। जियांग यू थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन स्वीट था। उधर सॉन्ग छुट्टी पर था और वो शू के साथ बहुत मज़े कर रहा था। उसे पिगी बैग कैरी करके आता है घर की तरफ तो देखता है सामने शू के डैड खड़े हुए थे। शू को काफ़ी डर था कि उसके डैड को एम्बैरेसमेंट होगी, लेकिन आगे आंटी और अंकल इतने अच्छे थे कि उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।